अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तजिया शेयर करूंगा। सबसे पहले कल मैंने आपके साथ मेटामास्क में नॉन ईवीएम कंपैटिबल चेन्स के टोकन्स को सेव करने के हवाले से मुख्तसर सी डिटेल शेयर की थी। आज मैंने अपने जो दूसरा मेरा चैनल है क्रिप्टो 101, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो ये देख रहे हैं, अगर आप YouTube पे क्रिप्टो 101 101 नहीं 101 लिखेंगे YouTube के ऊपर तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो ये पहली वीडियो जो है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये आप वीडियो वॉच कीजिएगा। 14-15 मिनट की वीडियो है। मैं भी जब स्टार्ट में सेल्फ कस्टडी की तरफ अपने फ़ंड्स को अपने पर्सनल वॉलेट में रखने की तरफ गया तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था कि यार क्या ही ऐसा मुमकिन हो कि हम अपने मेटामास्क में, यानी एक ही सीड फ्रेज के अंदर, हम अपने तमाम एसेट्स को महफूज कर लें। मेटामास्क के अंदर तो आप सेव नहीं कर सकते, लेकिन उसी सीड फ्रेजेस के ज़रिए आप सारी ब्लॉकचेन्स जो नॉन ईवीएम कंपैटिबल है, तो क्या उन सारी ब्लॉकचेन के ऊपर उन्हीं सीड फ्रेजेस के ज़रिए आप वॉलेट्स क्रिएट करके अपने फंड सेव कर सकते हैं। तो ये अब पॉसिबल है। ये डिटेल मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो वॉच कीजिएगा। अब आते हैं मार्केट की अपडेट की तरफ। बीटीसी की प्राइस, गॉड नोस, मुझे नहीं पता कि बीटीसी की प्राइस क्यों पंप कर रही है। सारी मार्केट इस वक्त पंप कर रही है। हालांकि कल जो सीपीआई डाटा आया है वो तो इतना को पॉजिटिव नहीं था। वो उसमें तो अमेरिका में मज़ीद महंगाई बढ़ी है और यहाँ पे बीटीसी की प्राइस के ऊपर प्रेशर होना चाहिए था। चलें इसको छोड़ें, एक और चीज़, जो डेथ क्रॉस है वो भी कल बना है। यहाँ पे अगर आप देखें, चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था, टेक्निकली भी देखा जाए तो बीटीसी की प्राइस के ऊपर, डेली के ऊपर डेथ क्रॉस बना है। तो इसके बाद बीटीसी की प्राइस पंप कर रही है। मुझे ऐसे लग रहा है ये पंप ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है। और इसके अलावा अभी मैं वीडियो तकरीबन शाम 5:45 के करीब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 7-7:30 बजे के करीब अमेरिका का मज़ीद डाटा आना है, इकोनॉमिक डाटा। शायद उस वक्त आपको बीटीसी की प्राइस में थोड़ी बहुत वोलाटिलिटी नज़र आए। अदरवाइज़ टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे इस पंप की कोई वजह नज़र नहीं आ रही है। यहाँ इसको मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये मैनिपुलेशन है। अच्छा, आर्थर राइज ने आर्टिकल लिखा है। अगेन बड़ा लंबा आर्टिकल, मैंने सारा पढ़ने की कोशिश की है, ज़्यादा पढ़ा नहीं गया, लेकिन जितना पढ़ के मैंने इसको समझा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मज़ीद खुद पढ़ना चाहें तो इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा। सारे आर्टिकल में आर्थर राइज का कहना यह है कि इस मार्च, यानी इस साल के मार्च में, जब सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया। क्यों डिफ़ॉल्ट किया और मज़ीद आइंदा बैंक्स क्यों, यूएस बैंक्स के ऊपर प्रेशर क्यों है? क्योंकि मार्च 2022 से यूएस गवर्नमेंट जो है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो बैंकों में जिस बंदे ने डिपॉजिट्स किया हुआ है वहाँ पे तो बैंकों से उनको ₹0 मिल रहे हैं। मतलब उधर डिपॉजिटर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जबकि अगर वो यूएस ट्रेजरी बिल्स या जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है अमेरिका, अगर वो गवर्नमेंट की डेट को अगर होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट के एसेट्स को बाय करते हैं इन्वेस्टर्स, तो उनको बेनिफिट मिलता है। इस वक्त मेरा ख्याल है अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 5% से ज़्यादा है। तो लोग, जाहिर बात है, जब इंटरेस्ट रेट अमेरिका बढ़ाएगा तो लोग बैंकों में पैसे सेव करने की बजाय, बैंक जो है वो, जो इन्वेस्टर है, जो डिपॉजिटर है, वो फिर यूएस गवर्नमेंट में सरमायाकारी करेगा। तो इस वजह से अमेरिका में प्रेशर था। तो आर्थर इसकी ओपिनियन के मुताबिक, बकौल उसके, कि मैं ये सोच रहा था कि जब ये दो बैंक और मज़ीद जो यूएस बैंक्स हैं उनके ऊपर जब प्रेशर बढ़ा, तो ये और कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ इकोनॉमिस्ट ये ख्याल कर रहे थे कि शायद अब अमेरिका जो है मज़ीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, बल्कि कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इंटरेस्ट रेट रिवर्स गियर लगेगा। क्योंकि अगर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को रिवर्स गियर ना लगाया तो सारा बैंकिंग निज़ाम जो है वो बर्बाद हो जाएगा अमेरिका का। लेकिन कहता है कि बिल्कुल इससे उल्ट हुआ। मार्च के स्टार्ट से लेके अभी तक 3 बार अमेरिका मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका है, और अभी एक बार और, इस साल में एक बार और। मैं आगे एक जो यूएस बैंक है उसकी एक रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस माह जो मीटिंग बैठनी है एफओएमसी की, उसमें शायद इस माह अमेरिका इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, नवंबर के महीने में शायद 25 बेस पॉइंट मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो इस साल में जितना यूएस फेडरेशन ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना था वो अगले माह बढ़ा के इसको फाइनलाइज करेगा। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आर्थर इसकी ओपिनियन के मुताबिक जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन की बेस पे इन्होंने कहा कि बीटीसी की प्राइस $70,000 तक बड़ी आसानी से जाएगी अगर अमेरिका इंटरेस्ट रेट जो है उसको रिवर्स करेगा, और साथ अमेरिका इन जो
फेल बैंकरप्ट होने वाले बैंक्स हैं, इनको बचाने के लिए जब बेल आउट करेगा तो मजीद पैसा छापेगा। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से आर्थर राइस समझ रहा था कि 70,000 BTC की प्राइस बड़ी आसानी तक जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्थर राइस के आर्टिकल के मुताबिक उसका मानना यह है कि ये प्रेडिक्शन हमारी गलत हो गई है। अब हम जो नई डेवलप होने वाली सिचुएशन है उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर्थर राइस का जितना मैं अंडरस्टैंडिंग पढ़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अमेरिका में अमेरिका जो है वो रिसेशन में नहीं जाता और अमेरिका की जो महंगाई है वो भी नहीं आती। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 3.7% जो है, जो कल CPI डाटा था उसके मुताबिक, और अगले माह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद 4% महंगाई। तो महंगाई को जो 2% लेके आना था, महंगाई उस लेवल पे नहीं जा रही है। तो फिर क्या होगा? अब क्या अमेरिका मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा? इस बदलती सूरत हाल में क्या बीइंग अ क्रिप्टो इन्वेस्टर या रिस्की मार्केट के इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, उसमें आर्थर राइस की ओपिनियन जो है, जो मैंने स्टडी किया, मैं आपको बता देता हूँ। आर्थर राइस कहता है जी कि अगर अमेरिका रिसेशन की तरफ जाता है, यानी महंगाई इसी तरह बढ़ती रहती है, महंगाई के को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ाता जाएगा या पॉज कर देता है, इन दोनों सूरतों में अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता रिसेशन की तरफ जाएगा। अगर अमेरिका रिसेशन की तरफ जाएगा तो बिटकॉइन के चमकने के चांसेस हैं। अगर अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है तो फिर ये बिटकॉइन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। अब आते हैं मार्केट की अगली अपडेट्स की तरफ। आप लोग अगर अभी भी FTX के हवाले से, क्योंकि कल अदालत ने जो है वो फैसला दे दिया है, FTX के जो लिक्विडेटर है उनको कहा जी आप लिक्विडेट कर लें। इस हवाले से अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मार्टी पार्टी ने ये एक ट्वीट किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कहते हैं जी कि अल्मेडा के पास 26.7 मिलियन सोलाना टोकन है जो कि लॉक हैं 25 यानी 2025 से 2028 तक, और अभी ये जो चीज़ सेल होगी मार्केट में, ये जो 26 मिलियन से ज़्यादा के सोलाना है, ये सोलाना सेल नहीं होगा, बल्कि जिस वॉलेट में वो सोलाना टोकन है उसकी प्राइवेट की जो है वो मार्केट में सेल होंगी, जो भी बाय करेगा। तो अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं, इस वक्त सोलाना के पास जो अनलॉक सोलाना टोकन थे 7 मिलियन, वो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो चुके हैं। शायद यही वजह है कि सोलाना की मैं प्राइस देख रहा था चार्ट में, पिछले 24 घंटों में जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा गेन जो है सोलाना ने किया। सोलाना की प्राइस ये देखें पिछले 2-3 दिन से मुसलसल पंप कर रही है। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की अगली बैड न्यूज़ की तरफ। SEC ने एक और NFT कलेक्शन जिसका नाम है स्टोनर कैट्स, उसको $1 मिलियन का फ़ाइन किया और उन्होंने भी सेटलमेंट कर लिया है SEC के साथ। ये जब किसी को फ़ाइन करते हैं, सेटलमेंट का मतलब ये है कि वो कंपनी जिसको फ़ाइन किया गया है वो ना तो एलिगेशंस को, इल्ज़ामात को एक्सेप्ट करती है, ना ही उसको डिनाई करती है। वैसे सेटलमेंट करके तो अपनी जो वो आगे SEC कहता है वैसे ही करते हैं। तो अभी SEC ने इनकी ये जो कलेक्शन है, जो मज़ीद सर्विसेज हैं, उसको स्टॉप करने का, बंद करने का ऑर्डर जारी किया। अब इंटरेस्टिंगली इस डेवलपमेंट के ऊपर एक तो जो SEC के 2 कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपने डिसेंट नोट दिए हैं, उन्होंने इख्तलाफ किया है। बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें। अच्छा, दोनों ने, रिपब्लिकन्स के कमिश्नर्स हैं, उन दोनों ने कहा जी कि जो स्टोन कैट्स के उनको एक फ़ैन क्राउड फंडिंग बोलना चाहिए, जो कि एक आम फिनोमेना है आर्टिस्ट की दुनिया, क्रिएटर्स और इंटरटेनर्स की दुनिया के अंदर। जैसे कि बिल्कुल स्टार वार्स कलेक्शन 1970 में उन्होंने अपने फ़ैन से क्राउड फंडिंग की थी अपने शो को, और अक्सर ये दुनिया भर में मेरा ख्याल होता रहता है, जो आर्टिस्ट होते हैं अपने शो को वो स्पॉन्सर करवाने के लिए फ़ैन्स वगैरह से क्राउड फंडिंग वगैरह करते रहते हैं। तो इन कमिश्नर्स की ओपिनियन के मुताबिक SEC ने ये जो फ़ैसला लिया है ये फ़ैसला गलत है। गो के बहरहाल इन कमिश्नर्स के डिसेंट नोट और इन्होंने पब्लिकली लेटर भी लिखा है। एक तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि स्टोनर कैट्स की जो प्राइस है पिछले 24 घंटों में उसकी प्राइस में तकरीबन 300% प्राइस उसकी पम्प की है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, शायद ये जो डिसेंट नोट्स हैं कमिश्नर्स के उनकी वजह से इसके NFT की प्राइस पम्प की है। या एक और इंटरेस्टिंग, ब्रायन आर्मस्ट्रांग जो कोइनबेस के हेड हैं, उन्होंने कहा जी कि अगर अमेरिका में DeFi ने अपना आप को बचाना है तो इन DeFi प्रोटोकॉल्स को अब कम अज़ कम US जो रेगुलेटर्स हैं उनके ख़िलाफ़ अदालत में जाना चाहिए और अदालत को लॉ को अपहोल्ड करना चाहिए, ना कि किसी प्रेशर में आना चाहिए। वैसे तो US कोर्ट्स ने ऑलरेडी अभी जो रिसेंटली डिसीजंस किया उससे पता चलता है कि US कोर्ट्स जो है वो किसी प्रेशर में नहीं आती हैं।
बहरहाल उनका मानना यह है कि CFTC जो है उनके पास तो कोई इन्फोर्समेंट का कोई ऐसा कोई है ही नहीं, उनके उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता कि वो DeFi प्रोटोकॉल्स को वो नोटिस जारी करे या फ़ाइन करे या उनको कहे जी वो ऑपरेट ना करे। तो इन सब प्रोटोकॉल्स को चाहिए कि अगर उन्होंने सर्वाइव करना है तो अदालत में केस करे। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में जो क्रिप्टो फर्म्स हैं उन्होंने अपना एक नया ब्लॉक बनाया, एंड मुमकिन है उस ब्लॉक के तहत ये वहाँ पे अदालतों में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है, उनके रेगुलेटर्स के ख़िलाफ़ जो एक्शन लें, उनके ख़िलाफ़ फ़ाइट करें। अच्छा, आगे आते हैं जी। मैं चाह रहा था कि हमने BNB के फ़ंड के हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने लर्न की आपके साथ शेयर की। अब कुछ अच्छी चीज़ें भी BNB के हवाले से शेयर करने का टाइम है। मैं चाहता हूँ, ये एक बड़ा प्यारा इन्होंने एक थ्रेड लिखा है DeFi मेड हेयर ने, वो आपके साथ शेयर करूँ। इनका मानना यह है कि BNB जो स्मार्ट चेन है वो EVM चेन्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और उसकी वजह ज़ाहिरी बात है, बाइनांस का 150 मिलियन यानी 15 करोड़ से ज़्यादा बाइनांस का यूज़र है, और इनमें से तकरीबन 70 लाख के करीब जो रियल यूज़र्स DeFi में बाइनांस की वजह से आए हैं। और सॉरी, बाइनांस के 15 करोड़ यूज़र्स हैं, जबकि DeFi मार्केट है अदर दैन बाइनांस स्मार्ट चेन। बाइनांस स्मार्ट चेन से हट के जो टोटल मार्केट है, टोटल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें इथीरियम के कंपिटिटर, इथीरियम के लेयर 2 सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे प्रोटोकॉल्स के टोटल यूज़र जो है मिला के कहे जाए तो वो 70 मिलियन के करीब बनते हैं। यही वजह है कि बाइनांस जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है EVM चेन है। और साथ साथ बाइनांस ने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट फ़ंड रखी है अपने इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए। कोई भी बंदा जो बाइनांस के इकोसिस्टम में अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, वहाँ पे उसको अगर फंडिंग वगैरह चाहिए तो बाइनांस उसको फंड करता है। इवन उनको यूज़र बेस प्रमोशंस वगैरह अपने लॉन्च पैड पर लॉन्च करके उसको प्रमोट करता है, ताकि वो मज़ीद यूज़र्स उनको मिले मज़ीद, और मज़ीद ख़ुद भी ग्रांट्स वगैरह भी उनको ऑफ़र करवाता रहता है। साथ साथ बाइनांस के इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए बाइनांस ने लेयर 2 के ऊपर भी काम किया। जो इस वक्त पॉपुलर नैरेटिव्स हैं कि लेयर 2 के लिए बाइनांस ने अपना OP-BNB चेन लॉन्च की, इस हवाले से मैंने आपके साथ अपडेट किया था। फिर दूसरा, आजकल ज़ीरो नॉलेज प्रूफ के हवाले से बड़ा मार्केट में एक बातचीत हो रही है। बाइनांस ने उस हवाले से भी ज़ीरो नॉलेज BNB चेन भी अपनी लॉन्च किया, और साथ साथ ग्रीनफील्ड लॉन्च की थी बाइनांस ने, उसके ऊपर काम हो रहा है, जिसमें ये जो फाइल कोइन का कंपिटिटर आप समझ लें, जिसमें स्टोरेज वगैरह की ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो बाइनांस एक ओवरऑल एक ग्रोइंग इकोसिस्टम है। गो के जैसे मैंने आपको चंद दिन पहले भी आपको बताया था कि इस वक्त वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि जब तक बाइनांस और नॉन US क्रिप्टो फर्म्स जो हैं उनका मार्केट शेयर ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक अमेरिका जो है वो बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव नहीं करेगा। और अगर बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव नहीं होगा तो BTC के $1 लाख तक जाने के चांसेस जो हैं इस इकोनॉमिक सिचुएशन में, इस ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग के अंदर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर लगते हैं, या बहुत कम चांसेस हैं। तो इस सारी सूरत हाल में एक साइड पे ये सिचुएशन है, दूसरी साइड पे बाइनांस जो है। वैसे मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि अगर बाइनांस को जितना ज़्यादा हिट किया जा चुका है, जितनी बार किया जा चुका है, अभी तक जो है इसको फॉल कर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस वक्त बाइनांस अपने बड़ी क्रूशल सपोर्ट के ऊपर है। स्पेशली बाइनांस का जो BNB टोकन है 200 की इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर BNB उसको लूज़ करता है तो बाइनांस के ऊपर ओबियसली प्रेशर, मज़ीद एक नई वेव आएगी प्रेशर की, एक फट की आपको नई वेव नज़र आएगी। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि ये मैं ट्वीट एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने, अब क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में नैरेटिव जो हैं वो बनते हैं, मार्केट से पैसा कैप्चर करते हैं, फिर नए नैरेटिव आते हैं, फिर पैसा पुराने नैरेटिव से निकल के नए नैरेटिव में चला जाता है। ये एक बड़ा अच्छा थ्रेड है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वक्त जो पॉपुलर नैरेटिव्स हैं वो है रीस्टेकिंग की अगर बात करें तो सबसे पॉपुलर जो प्रोटोकॉल है वो है आइगन लेयर। इसके ऊपर मैंने अपने इल्म आलम चैनल के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है 22 मिनट की। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये आपने लाजमी वीडियो वॉच करनी है। इल्म आलम आइगन लेयर आपने YouTube पे सर्च करना है, ये वीडियो आप वॉच करिएगा। इसका लिंक मैं वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। मेरा मानना यह है कि अगर आपने BTC और इथीरियम की ट्रेन मिस कर दी है तो आइगन लेयर में पार्टिसिपेट लाजमी करें। आइगन लेयर का गो के अपना कोई टोकन नहीं है अभी तक, लेकिन एन मुमकिन है ये अपना टोकन भी लॉन्च करें, कोई ना कोई गवर्नेंस मैकेनिज्म करें। तो आप ये रीस्टेकिंग के जो ऑप्शंस हैं
प्रोटोकॉल्स हैं, ये नैरेटिव है, ये मज़ीद आइंदा ग्रो होगा। रीस्टेकिंग क्या होती है? मिसाल के तौर पे इथीरियम, ये जितने प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स हैं, वहाँ पे जो लोग टोकन स्टेक कर देते हैं, वो जो टोकन जब स्टेक हो जाते हैं वो इलिक्विड हो जाते हैं। उनकी स्टेकिंग को रीस्टेक करने की ऑप्शन जो है मार्केट में बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं जो आ गए। तो उन प्रोटोकॉल्स में आप सरमायाकारी कर सकते हैं, जिसमें टॉप जो है वो आइगन लेयर, और आइगन लेयर की पॉपुलैरिटी ये है कि इनकी हार्ड कैप जो थी 232 मिलियन, वो ऑलरेडी हार्ड कैप जो है वो फिल हो चुकी है। अगर आपने इसमें अपने टोकन जो फॉर एग्जांपल आपके पास कोइन बेस के ईथ हैं, या लीडो के एसटी ईथ हैं, या रॉकेट पूल के ईथ हैं जो आपने स्टेक करके आपको बदले में पैच टोकन मिले हैं, वो आप आइगन लेयर में रीस्टेक करके मजीद यील्ड अर्न कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल इनकी हार्ड कैप जो है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन नेक्स्ट अगर ये अपनी लिमिट इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्शनेबल जो पफर फाइनेंस, एक्सप्रेसो, सिस, ये विटनेस, ये मैं आपके साथ लिंक सारा शेयर कर दूंगा, तो उसको आप लाजमी देखिएगा। अच्छा, डिसेंट्रलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एआई मार्केट जो है वो आने वाला कल है, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज ऑलरेडी एआई के अंदर अच्छी खासी सरमायाकारी कर चुकी हैं और कर रही है और आइंदा भी करेंगी। क्योंकि आज ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अलीबाबा की तरफ से खबर है जी, अलीबाबा चाइना का जो बहुत बड़ा ब्रांड है, उनकी तरफ से खबर है कि वो ओपन चैट जीपीटी का जो ओपन एआई है उनसे 10 टाइम बड़ा जो अपना एआई चैट सिस्टम है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और साथ साथ चाइना ने ना सिर्फ एआई की परमिशन दिया है, और वहाँ पे जो एआई के हवाले से काम हो रहा है वो बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी के साथ, बड़ी लिमिटेशंस के साथ हो रहा है, वो ओपन नहीं है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको नज़र आता है। और साथ साथ एक और मैं इस हवाले से खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये अर्नस्ट एंड यंग ने तकरीबन 1.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है एआई टेक के ऊपर, ताकि ये ऐसा नया प्लेटफॉर्म डेवलप करें जो कि इनके जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको ये एआई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करें। बल्कि एआई से के हवाले से एक और ख़बर है, थाईलैंड का दूसरा बड़ा बैंक है, उसने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है। वो वेब3 एप्लीकेशंस, प्रोटोकॉल्स और साथ साथ एआई में वो फंडिंग वगैरह करेंगे। तो एआई की जब हम बात करते हैं तो एआई के जो प्रोटोकॉल्स हैं, अभी ये जो जितना एआई में काम हो रहा है आउट ऑफ वेब3 प्लेटफॉर्म, वो सारा सेंट्रलाइज है। यानी जितना आपको माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज एआई की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेंगी, वो सारी सेंट्रलाइज है। और सेंट्रलाइजेशन में जाहिर बात है, एक तो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता, फिर दूसरा सिंगल जगह पे होने की वजह से, सेंट्रलाइजेशन की वजह से वो फेलियर के चांसेस भी मैटर करते हैं। तो अगर हम इसको डिसेंट्रलाइज मॉडल में ले जाएं तो यही सारा एआई का काम जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है, और हम जो रिस्क है सिंगल पॉइंट फेलियर के उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। और इनमें से कौन कौन से बड़े नाम हैं? एक बिटर टाओ टोकन जिसका ऑलरेडी है, गेंसनाई इनका भी टोकन नहीं है, और पॉपुलर सिंगुलैरिटी .net जिनका AGX टोकन है। आप इन जो टोकन हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वैसे तो मार्केट इस वक्त बेयर है, एजिक्स वगैरह आप अगर बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सिंगुलैरिटी का जो टोकन है, ठीक है। इस तरह सीक्वेंसर के हवाले से ये पूरी एक थ्रेड है, मैं चाहता हूँ आप इसको स्टडी करें और यहाँ पे आप जहाँ कहीं सरमायाकारी करना चाहें आप सरमायाकारी करें। पॉलीगॉन लैब के हवाले से खबर है जी, पॉलीगॉन की 3 प्रपोजल अभी आई हैं। उन 3 प्रपोजल से इसका मतलब ये है कि पॉलीगॉन लैब जो है वो अपने आप को माइग्रेट कर रहा है 2.0 में, जिससे पॉलीगॉन का जो मैटिक टोकन है वो पोल टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों के अगर पर्सनल वॉलेट में मैटिक टोकन पड़ा है तो मेरा ख्याल है वो शायद ऑटोमेटिक आपका कन्वर्ट हो जाएगा, या उसका कोई मज़ीद डिटेल होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपके पास किसी एक्सचेंज में फ़ंड्स पड़े हुए हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक्सचेंज में आपके जो मैटिक टोकन है वो ऑटोमेटिक एक्सचेंज आपको उसके बदले पोल टोकन जो है वो दे देगा, ठीक है। 10 सितंबर 3-4 दिन पहले की खबर है कि बाइनांस पे एक ट्रांजैक्शन छोटी सी बिटकॉइन की हुई, जिसमें तकरीबन $2000 का बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना था। तो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन में एक बग होने की वजह से तकरीबन $5.5 लाख ट्रांजैक्शन फ़ीस पे की गई। यानी पाकिस्तानी ये कोई तकरीबन 18 करोड़ रुपया सिर्फ बिटकॉइन की $6 लाख की ट्रांजैक्शन करने के पीछे जो फ़ीस पे की गई वो 18 करोड़ की। अब पता चला कि वो पैक्सोस कंपनी का वो वॉलेट था जिसमें एक बग होने की वजह से वो 5 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन फ़ीस जो पे हो गई। अब वो F2 पूल के ज़रिए, चूँकि उनके पूल में ने वो ब्लॉक माइन किया था, उनके साथ बातचीत हो रही है कि हमारे ये पैसे जो हैं वो वापस कर दें, ठीक है।
उसके बाद मार्केट की लास्ट में अपडेट ये है कि डच बैंक जो है वो अब क्रिप्टो कस्टडी और टोकनाइजेशन के हवाले से इंटरेस्टेड है। टोकनाइजेशन का मतलब ये, जैसे मैं कई पिछली वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ कि टोकनाइजेशन एक अगला बिटकॉइन का क्रिप्टो मार्केट का एक नैरेटिव होगा जो कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सरमाया लेके आएगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड एसेट्स को, गोल्ड को, प्रॉपर्टीज़ को, इस तरह के जो रियल वर्ल्ड बॉन्ड्स को, इवन स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स हैं उनके टोकनाइज वर्जन, ये जो इस तरह के बैंक हैं जैसे डच बैंक है, ये जब वेब 3 जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके रियल वर्ल्ड एसेट्स को जब टोकनाइज करेंगे तो इससे बहुत सा पैसा जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की मार्केट की न्यूज़ और अपडेट्स वगैरह। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।